नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर, आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। नमस्कार, मैं हूं आप सबके साथ न्यूज रूम से अनूप। और खबरों की शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं। सीबीएसई एग्जाम से जुड़ी एक खबर है जिस पर पीएम मोदी चर्चा करने वाले हैं। प्रधानमंत्री सीबीएसई परीक्षा को लेकर अहम चर्चा करने वाले हैं और इस चर्चा में उनके साथ शिक्षा मंत्री के अलावा कई अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। कई सीएम पहले ही परीक्षा रद्द करने की मांग कर चुके हैं और कोरोना के बीच परीक्षा की संभावनाओं पर यह चर्चा होगी। तो सीबीएसई छात्रों के लिए बड़ी खबर। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा पर पीएम मोदी चर्चा करने वाले हैं। शिक्षा मंत्री और अधिकारियों के साथ यह चर्चा होनी है। कई सीएम परीक्षा रद्द करने की मांग पहले ही कर चुके हैं, हालांकि कोरोना के बीच परीक्षा की संभावनाओं पर यह चर्चा है। तो संशय जो है उस पर आज बातचीत कर सकते हैं, कोई फैसला भी हो सकता है, संभावनाएं नजर आ रही है क्योंकि सीबीएसई की परीक्षाएं हैं, कोरोना काल है और इस दौरान सीबीएसई बोर्ड परीक्षा को लेकर पीएम मोदी खुद आज चर्चा करने वाले हैं। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा पर पीएम मोदी अपने शिक्षा मंत्री के साथ, अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। हालांकि कई सीएम जो है परीक्षा रद्द करने की मांग पहले ही कर चुके हैं। कोरोना के बीच परीक्षा की संभावनाओं पर यह चर्चा और यह बेहद अहम इस चर्चा को माना जा रहा है। और अनूप गुप्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं। अनूप, क्या कहा जाए, क्या होगा इस चर्चा में? क्या कोई फैसला लिया जा सकता है सीबीएसई परीक्षा को लेकर? आपको बता दूं कि जिस तरीके से कोरोना महामारी लगातार भयावह रूप लेता जा रहा है, आपने भी इस बात का जिक्र किया कि कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने पहले ही केंद्र सरकार से इस बात की अपील की है कि सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम जो है, क्योंकि फिजिकल एग्जाम होने हैं, 4 मई से शुरू होना है, ऐसे में कहीं ना कहीं इसको टाला जाए। और यही वजह है कि लगातार मांगे की जा रही थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर के बाद शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और सचिव हैं, शिक्षा सचिव, और उनके अलावा कई अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये चर्चा होगी और संभावना इस बात की कह सकते हैं कि पुख्ता है कि या तो डेट को बढ़ाया जा सकता है या किस तरह से प्रिकॉशन रखा जाता है। तो वो जरूर जानना चाहेंगे कि किस तरह के अनूप, ये मान लिया जाए कि परीक्षा होगी, कई सीएम मांग कर चुके हैं, लेकिन क्या परीक्षा होगी या नहीं होगी, इसकी संभावनाओं पर कोई बात हो सकती है? देखिए, परीक्षा कराई जाएगी, सवाल सिर्फ इतना है कि क्या टाला जाए, क्योंकि जिस तरीके से अभी महामारी लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में जो तय समय है, तय डेट है, उसको क्या आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इन तमाम मसलों पर आज की बैठक में चर्चा की जाएगी और जाहिर सी बात है कि आज की बैठक में जरूर कोई फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्तर पर लिया जा सकता है कि इस जो सीबीएसई बोर्ड के जो एग्जाम है उसके डेट को कितना बढ़ाया जाए या फिलहाल पोस्टपोन किया जाए। ये जाहिर सी बात है, जो सूत्र बता रहे हैं उनके मुताबिक पहले जरूर जानना चाहेंगे अधिकारियों से कि इस कोरोना महामारी में किस तरह के प्रिकॉशन रखे जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड की तरफ से, किस तरह से बच्चों को लाया जा सकता है। तमाम बातों के बाद इस बैठक में फैसला हो जाएगा। अनूप, कोई वक्त तय किया गया है जब ये चर्चा होगी, क्योंकि आज अहम बैठक भी होने वाली कोरोना को लेकर उपराष्ट्रपति के साथ, तमाम राज्यपालों के साथ? देखिए, आज राज्यपालों के साथ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक है वो शाम 6:30 बजे है और ये भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करते रहे, लेकिन पिछली बैठक में उन्होंने साफ तौर से कहा कि चूंकि मुख्यमंत्री के पास बहुत ज्यादा कामकाज होते हैं, ऐसे में इस मुहिम के लिए जो गवर्नर हैं और एलजी हैं उनको जोड़ा गया और उनको कई जिम्मेवारियां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी गई थी। तो ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गवर्नर के साथ अब बैठक करेंगे और जाहिर सी बात है कि उस बैठक में भी गवर्नर को भी सख्त हिदायत दी जाएगी किस तरह से चीजों को आगे बढ़ाया जा सकता है, किस तरह से सोसाइटीज को साथ में लेकर के। चलिए, थोड़ा इंतजार करते हैं अनूप, थोड़ा इंतजार करते हैं जब इस पर चर्चा होगी, क्या फैसला होगा, क्या प्रधानमंत्री इस पर सलाह देते हैं, उस पर भी आपसे बातचीत करेंगे। तो देखिए, आज अहम चर्चा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है सीबीएसई छात्र बोर्ड की परीक्षा पर चर्चा करने वाले हैं। शिक्षा मंत्री और अधिकारियों के साथ ये चर्चा है और ये चर्चा उस वक्त हो रही है जब कई सीएम बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द करने की मांग कर चुके हैं और परीक्षाओं की संभावना पर इस चर्चा में बातचीत होगी। और बात चलिए बेतिया से करते। बेतिया से खबर आई है जहां अगलगी की खबर आई और इस आग से देखिए गैस सिलेंडर फटने से
तीन लोग जो है जलकर, 3 घर जो है जलकर खाक हो गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त बेतिया से आ रही है। 3 घर जलकर खाक हो गए हैं। घटना बोरिया प्रखंड के खलवा टोला गांव की है, जहां कल देर शाम भागवत कथा के बाद श्रद्धालुओं के लिए भोजन बनाया जा रहा था, तभी सिलेंडर फटने से यह हादसा हुआ। आग से घर में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। इस घटना के बाद से पीड़ित परिवार में मातम छाया हुआ है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने पीड़ितों को मदद का आश्वासन दिया है। गैस सिलेंडर से आग लगा है। इसमें गैस सिलेंडर से आग लगा है। खाना वाना बन रहा था और उसमें आग लग गया। पूजा था। आग लगे वो कितना देर हुआ? लगभग 12:30 करीब में आग लगा था गैस सिलेंडर से। अच्छा, किसमें क्या क्या नुकसान हुआ है? बहुत चीज नुकसान हुआ है। खाना गेहूँ नुकसान हुआ है, चावल नुकसान हुआ है, सब घर बिछौना नुकसान हुआ है, गहना उसको नुकसान हुआ है, बहुत चीज नुकसान हुआ है। फोन लगाने पर नहीं थाना सुन रहा है और नहीं बेतिया को जो बुताने वाला है वो सुन रहा है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रफुल्ल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल, आखिर कैसे हुआ ये हादसा? जी, मैं आपको बता दूं कि एक भोज का आयोजन किया गया था, भागवत कथा का आयोजन किया गया था। उसी में जो गांव के आसपास के लोग हैं उन्हें आमंत्रित किया गया था और उनके लिए भोजन की व्यवस्था की गई थी, जिसके लिए खाना बनाया जा रहा था। और खाना बनाने के दौरान ही ये सिलेंडर लीकेज हुआ, उसमें आग लगी। आग के बाद विस्फोट हुआ और एक घर में पहले आग लगी जहां ये आयोजन खाना बना था, वहां आग लगी। और उसके बाद आग जो है वह आसपास के 3 जो घर है उसको अपनी चपेट में लिया और पूरी तरह से आग से तीनों घर जो है वो सब कुछ जलकर राख हो गया है। लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। पीड़ित परिवार के पास हालांकि स्थानीय थाना जो बैरिया थाना के प्रभारी हैं वो पहुंचे थे, अंचल की भी टीम पहुंची है और क्षति का आकलन करने में जुटी हुई है। अग्नि पीड़ितों को किस तरह से मदद की जाए इसकी भी कवायद चल रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए प्रफुल्ल। मारता मरते बहुत ज्यादा और देखिए अगली खबर नालंदा से है, जहां 20 सड़क पर एक बाइक धू धू कर जल गई। जहां सड़क पर यह बाइक जो है शॉर्ट सर्किट से जली है। उसके बाद किसी तरह बाइक सवार ने कूद कर अपनी जान बचा ली। बताया जा रहा है कि जो युवक है वो घर से सामान लेने के लिए बाजार निकला था, लेकिन बीच सड़क पर शॉर्ट सर्किट हुआ और ये बाइक जो है धू धू कर जल उठी है। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे ये बाइक धू धू कर जल रही है। ये देखिए, बाइक बिहार शरीफ अनुमंडल क्षेत्र के कमरुद्दीन मोहल्ले में शॉर्ट सर्किट की वजह से यहां ये बाइक जली है और सड़क पर ये धू धू कर जल गई। बताया जा रहा है कि बाइक सवार जो युवक है सामान खरीदने अपने घर से निकला और तभी ये हादसा हो गया। हादसे में बाइक सवार ने किसी तरह कूद कर अपनी जान बचाई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। और अगली खबर पटना से है, जहां पर जक्कनपुर थाने में एक शख्स की जमकर पिटाई की गई। दरअसल इस पर आरोप यह लगा कि इस शख्स ने मोबाइल की चोरी की। उसके बाद लोग इसकी जमकर पिटाई करने लगे और फिर वहां मौजूद भीड़ उस पर टूट पड़ी और इस दौरान उसके कपड़े तक फाड़ दिए गए। आपको बता दें कि घटना जो है वो चिरैया टांड पुल के पास की है, जहां काफी संख्या में लोगों ने घेर कर एक युवक की पिटाई की। आप भी देखिए किस तरह आरोपी युवक के कपड़ों को फाड़कर लात घूंसों से उसकी पिटाई की जा रही है। लोगों का आरोप है कि पिछले कई दिनों से इस इलाके में मोबाइल चोरी की घटना सामने आ रही है, जिसके बाद गिरफ्त में आए इस युवक की पिटाई की गई है। लेकिन जिस तरह से युवक को पीटा जा रहा है उसे कहीं से भी सही नहीं कहा जा सकता। चोरी के लिए कानून में सजा का प्रावधान है, जिसका लोगों को पालन करना चाहिए। लेकिन यहां पर भीड़ कानून को अपने हाथ में लेते दिखी। जो वहां से गुजर रहा था उसकी पिटाई करते हुए जा रहा था।
और इस घटना के बाद से कई सवाल उठ रहे हैं। न्यूज़ 18 सवाल उठा रहा है कि क्या महज शक पर भीड़ फैसला सुनाएगी? क्या किसी पर शक होने के बाद इस तरह से उसकी पिटाई की जाएगी? क्या भीड़ के अंदर कानून का खौफ खत्म हो चुका है? बर्बरता से पीटने का हक आखिर किसने दिया है भीड़ को? चोरी की सजा के लिए कानून है, पुलिस को बुलाया जाना चाहिए और पुलिस को इन्फॉर्म कर जो आरोपी शख्स है उसको पुलिस के हवाले किया जाना चाहिए। पुलिस तफ्तीश करती और उसके बाद सजा कोर्ट से सुनाया जाता। और इधर गया में चोरी की एक वारदात जो है सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ये चोर जो है बाइक के डिक्की से 50,000 रुपए की चोरी करते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। दो युवक बैंक जाकर वहां से पैसे निकालते हैं, अपने बाइक से आगे जाते हैं और झंडा चौक पर एक दुकान पे जाते हैं उतरकर अपनी बाइक को छोड़कर। और इसी दौरान ये दोनों चोर जो है बाइक की डिक्की से चोरी कर भाग जाता है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए। दोनों लोग उसे पकड़ने के लिए दौड़ते भी है। 50,000 की चोरी हुई है, बाइक की डिक्की से यह चोरी। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है, उसके आधार पर चोर को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए, बाइक की डिक्की से चोरी हुई है। चोर कैसे डिक्की से 50,000 रुपए निकालकर फरार हो गया। झंडा चौक के पास चोर ने इस वारदात को अंजाम दिया और चोरी की यह वारदात जो है सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। और अगली खबर दानापुर से है, जहां के बेटा में अवैध वसूली की शिकायत मिली है। दरअसल यहां पर एक चौकीदार सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इन पर आरोप है कि ये अवैध वसूली कर रहे थे। इनके पास से 9,000 रुपए कैश भी बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि पुलिस को शिकायत मिली थी कि बेटा थाना चौक पर अवैध वसूली का खेल चल रहा है और खबर मिलते ही प्रशासन ने चौकसी दिखाई और सादे लिबास में सिटी एसपी के निर्देश पर वहां पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया। इस कार्रवाई में एक होमगार्ड जवान पतुल सैनी के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बैठिए। रात में भी शिकायत मिली थी, उस शिकायत के आधार पे भेटा चौक पे छापेमारी की गई। छापेमारी में एक होमगार्ड के जवान और 3 अन्य स्थानीय लड़कों को वसूली करते हुए पकड़ा गया। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सीसीटीवी कैमरा लगाया गया था, उसके बाद शायद उससे प्रमाणित हुई है। जी, सीसीटीवी कैमरा चौक पर लगाया गया है। इन्हीं लोगों के चलते सीसीटीवी कैमरा की वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। इस संबंध में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इधर मुंगेर के लोग बड़े बड़े हादसों के बाद भी सबक नहीं ले रहे। यहां गंगा नदी से ओवरलोडिंग का काम चल रहा है। जी हां, नाव में ट्रैक्टर को ओवरलोड करके लिया जाता है और गंगा से पार कराया जाता है और यह सिलसिला जो है बदस्तूर जारी है। पुलिस प्रशासन के नाक के नीचे ऐसा खेल चल रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, ओवरलोडिंग का कैसे यहां खेल चल रहा है और ये किसी खतरे को, हादसे को न्योता दे रहा है और ऐसे में कोई बड़ा हादसा भी कभी हो सकता है। देखिए, ट्रैक्टर पर ओवरलोड गाड़ियों को नाव में लाद कर गंगा नदी के इस पार से उस पार ले जाया जाता है और प्रशासन इन पर कोई कार्रवाई भी नहीं कर रहा है। दो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहे, देखिए ओवरलोडिंग का खेल चल रहा है और रविवार को यहां एक नाव भी पलटी थी, एक की मौत हुई थी और अब तक एक लापता भी है। देखिए, लगातार यहां हादसे हो रहे हैं मुंगेर में, लेकिन इसके बावजूद भी है कैसे लोग संभल नहीं रहे, हादसों को न्योता दे रहे हैं और नाव पर ओवरलोडेड ट्रैक्टर को कैसे सवार कर इस पार से उस पार ले जा रहे हैं। और अभी रविवार की बात है जब यहां हादसा हुआ, एक की मौत हुई और एक अब भी लापता है। और अरुण शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अरुण, रविवार की बात है, हादसा हुआ था यहाँ, क्या लोग सबक नहीं ले रहे हैं? अब भी वैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। जी बिल्कुल, हमने जो तस्वीरें देखी हैं और अपने दर्शकों को जो दिखाए हैं कि साफ पता चलता है कि 2 नावों में किस प्रकार ट्रैक्टर जो है लाद के गंगा से के इस साइड से उस साइड ले जाया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये हादसा को हमेशा दावत देने में हुए लगते हैं, जो जबकि 2 दिन पहले घटना घट चुकी थी, एक की मौत हो चुकी है, एक की खोज में अभी भी लगी हुई है। जी
अरुण सबसे बड़ी बात कि अभी रविवार को हादसा हुआ था, हादसे के बाद तो पुलिस पहुंचती है, लेकिन हादसे से पहले जो ऐसी घटनाएं जो हादसों को न्योता दे रही उन्हें रोकने के लिए नहीं पहुंच रही है, पुलिस क्यों इन्हें नहीं रोक पा रही है? जी मैं बता दूं क्या कि लगभग 50 किलोमीटर मुंगेर में जो गंगा के इलाका है वो 50 किलोमीटर के लंबा में है, तो और जो लोग इस साइड बसे हैं उनका खेत उस साइड में है, उस साइड में खेती करने के लिए उनका ट्रैक्टर की आवश्यकता होती है, लेकिन इस साइड से उस साइड जाने का उनका कोई उपाय नहीं है, जिस वजह से वो लोग नाव में जो है ट्रैक्टर को लाद के ले जाते हैं, यानी जान को जोखिम में डाल के ले जाते हैं, कोई भी कहीं से भी कोई भी ले जाने का उनको साधन नहीं है, जिस वजह से ये हादसाएं होती है। जी देखिए मुंगेर में ये तस्वीरें हादसे को न्योता दे रही हैं। अभी पिछले रविवार को यहां हादसा हुआ था, नाव पलट गई थी, एक शख्स की मौत हो गई, एक अब भी लापता है, लेकिन इसके बावजूद ये ओवरलोडिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण। और अगली खबर कटिहार से है, जहां पर किसान परेशान है। दरअसल सब्जी की पैदावार करने वाले किसान यहां पर परेशान है। उन्होंने बैगन की पैदावार की थी और पैदावार भी बम्पर हुई। ऐसे में उम्मीद थी कि इस बार उनको बैगन की कीमत अच्छी मिलेगी, लेकिन जब किसान बैंगन की बम्पर पैदावार को लेकर मंडी पहुंचते हैं तो उन्हें उसका उचित दाम नहीं मिलता है और इससे किसान परेशान होते हैं। किसानों के मुताबिक हालात ऐसे हैं कि बैगन को बाजार तक पहुंचाने का भी खर्च नहीं निकल रहा है। ऐसे में मजबूर किसान बैगन को खेतों में ही छोड़ने को मजबूर हैं। हालात से परेशान किसानों ने सरकार से प्रोसेसिंग सेंटर बनाने की मांग की है। 2 से 3 रुपया किलो बिक रहा है, 2 रुपया किलो बाजार ले जाने में खर्च पड़ता है, इसलिए तोड़ के फेंक रहे हैं। कितना इलाके में बैगन होते हैं? यहाँ तो सर 20-25 एकड़ से कम में ज्यादा में बैगन होगा। बैगन खेती फायदेमंद था पहले? हाँ फायदेमंद था। इतना जो है बर्बाद हो रहा है, बैगन की बिक्री नहीं है, जो आगे का खेती के लिए तनाव हो रहा है, जो किस तरह से किया जाए। क्या कर रहे? तोड़ के खेती में फेंक रहे हैं कि मवेशी क्या करते हैं? तोड़ के फेंक रहे हैं, पिल्लू रहता है, मवेशी को भी ना खिया जाता है ना, फेंकना पड़ रहा है तोड़ के जो है। इधर पटना में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बाद हालात खतरनाक होते जा रहे हैं। एम्स से जो आंकड़े मिले हैं वो चौंकाने वाले हैं। 150 बेड यहां पर कोरोना को लेकर थे जो फुल हो चुके हैं और ऐसे ही हालात दूसरे अस्पतालों में भी हैं। जो बेड अतिरिक्त लगाए गए थे वो भी फुल हो चुके हैं। देखिए पटना एम्स के आईसीयू का भी ऐसा ही हाल है। मरीज की संख्या बढ़ने पर आईसीयू के सभी 40 बेड जो हैं वो भर चुके हैं। हालात यह कि 30 बेडों की संख्या बढ़ाने के बाद भी वो भी बिल्कुल फुल हो गए हैं। जाहिर है एम्स में जिस तरह से मरीजों की संख्या बढ़ रही है वो आने वाले दिनों के लिए खतरनाक संकेत है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एम्स प्रशासन ने लोगों से पीएमसीएच और आईजीआईएमएस जाने की अपील की है। अभी हमारे पास 150 बेड हैं, उसमें 40 आईसीयू बेड्स हैं और 150 एक पूरे के पूरे बेड हमारे पास भरे हुए हैं, फुल है, पूरे फुल हैं। और आज ही हमने 30 बेड बढ़ाए थे तो वो भी आज पूरे फुल हो गए। और उधर बात तो अगर रांची की करें तो रांची के भी हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। रोजाना कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। वहीं आपको बता दें यहां पर कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। बीते दिनों 24 घंटे में 29 मरीज यहां पर कोरोना से उनकी मौत हो गई और एक और जहां अस्पताल में बेड की कमी है वहीं मरीजों के अंतिम संस्कार को लेकर भी परेशानी आ रही है। रातू कब्रिस्तान में जहां कब्र खोदने के लिए परिजन नहीं पहुंच पा रहे हैं, मजदूर नहीं मिल रहे हैं, वहीं हरमो स्थित विद्युत शवदाहगृह की मशीन अभी तक खराब है जिससे संक्रमित शवों को जलाने में परेशानी हो रही है। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत शवों को खुले में नामकुम स्थित घाघरा में जलाया जा रहा है। हालांकि नगर निगम की टीम इसे दुरुस्त करने में जुटी है। शवदाहगृह के 2 बर्नर खराब हैं जिसे ठीक करने के लिए दिल्ली से टीम बुलाई गई है। के ऊपर आपका नियंत्रण नहीं होता है, वो कोलैप्स कर गया। मॉर्निंग में भी 3 बॉडीज का डिस्पोजल किया गया था, लेकिन जो बाकी जो बॉडीज वहां पर आई थी उसका भी जो है ड्यू प्रोटोकॉल जो है फॉलो करते हुए उसका भी डिस्पोजल हम लोगों ने घाघरा में करा। पूर्व में भी ऐसा हुआ था कि एक बार मशीन कोलैप्स कर गई थी, क्योंकि उसकी अपनी एक क्षमता है और कई बार ऑल ऑफ सडन नंबर ऑफ बॉडीज के बढ़ने से उसके ऊपर दबाव रहता है और उसकी वजह से मशीन खराब हो गई है। अभी भी उसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है। 2 दिनों से कई बार हम लोगों ने ट्रायल रन करा है, बट अभी तक हम लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं। दिल्ली से एक टीम जो है आ रही है। इस साल पिछले साल के मुकाबले में काफ़ी मौतें हो रही हैं
और अंजुमन इस्लामिया के अंदर में रातुर कब्रिस्तान में जो सबसे बड़ा कब्रिस्तान है, वहाँ रोज़ाना 10, 12, 14, 18 तक मैयत दफनाए जा रहे हैं, जो पिछले साल के मुकाबले में 10 गुना ज़्यादा है। पिछले साल लॉकडाउन लगाया गया था, लेकिन इतनी मौतें नहीं हुई थी जितनी मौतें इस साल हो रही हैं। और मौत होने की वजह से कब्रिस्तान में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लेबर कम मिल रहे हैं गड्ढा वगैरह करने के लिए। तो हम लोगों ने वहाँ मशीन का आज इंतज़ाम किया है कि मशीन के ज़रिए कबर कोड़ा जाए। और इधर घाघरा स्थित शमशान घाट में पिछले 3 दिनों में 80 शवों का अंतिम संस्कार किया गया है। कल मंगलवार की बात करें तो दिन में 18 और रात में 10 शवों का अंतिम संस्कार किया गया, तो कुल 28 शवों का अंतिम संस्कार सिर्फ और सिर्फ मंगलवार को हुआ है। और जब तक हरमू मुक्तिधाम को दुरुस्त नहीं किया जाएगा, तब तक कोविड से मरने वाले जो मरीज हैं उनका अंतिम संस्कार यहीं किया जाएगा। हमारे सहयोगी निरंजन की रिपोर्ट देखिए। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को लेकर के शमशान घाट से कब्रिस्तान तक का स्थिति देखा जा सकता है। मैं इस वक्त घाघरा शमशान घाट में मौजूद हूं। यहां पे पिछले 3 दिन में 80 संक्रमित लाशों को जलाया गया है। जिला प्रशासन से लेकर नगर निगम के द्वारा यहाँ पे सारी व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से यहाँ पे जनरेटर भी लगाया गया है और लकड़ी की व्यवस्था भी की गई है। अंतिम संस्कार में किसी भी तरह का कोई बाधा उत्पन्न न हो, उसको लेकर के पूरी तरह से जिला प्रशासन से लेकर नगर निगम मुस्तैद है। हरमू मुक्तिधाम में किसी तकनीकी खराबी की वजह से यहाँ पर वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, ताकि जो अंतिम संस्कार है उसमें किसी तरह का कोई बाधा नहीं हो। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ निरंजन, न्यूज़ 18 रांची। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अपराधियों ने 14 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि 14 लाख रुपए कुरियर कंपनी से लूटे गए हैं और हथियार के बल पर लूट की इस बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। अहियापुर के 0 माइल में वारदात को अपराधियों ने अंजाम दिया है। हथियार के बल पर अपराधी कुरियर ऑफिस में घुसते हैं और 14 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम देते हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, मुजफ्फरपुर के अहियापुर के 0 माइल के पास अपराधियों ने एक कुरियर ऑफिस से 14 लाख रुपए लूट लिए हैं। हथियार के बल पर अपराधियों ने इस बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया। हमारे साथ सुधीर जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। सुधीर, क्या माना जाए, पुलिस का इकबाल मुजफ्फरपुर में खत्म होता जा रहा, जो दिन दहाड़े अपराधी आते हैं हथियार के बल पर 14 लाख रुपए लूटकर चले जाते हैं। सुधीर, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है तो बताएं, क्या माना जाए, अपराधियों के अंदर पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है? मुजफ्फरपुर में क्या अपराधी इतने बेखौफ हो गए हैं कि दिन दहाड़े इतनी बड़ी लूट की घटना को अंजाम देते हैं? जी बिल्कुल, ये जो घटना हुई है वो अहियापुर थाना से बिल्कुल सटे 0 माइल का जो इलाका है, घटना स्थल से अहियापुर थाना बिल्कुल 100 मीटर की दूरी पर है। और यह घटना बीती रात हुई थी। यह जानकारी लगी है यहाँ आने पर कि यह घटना बीती रात हुई थी। रात को लगभग 10 बजे हथियार बंद अपराधी आए थे और 6-7 की संख्या में थे। वो धीरे धीरे करके कुरियर के ऑफिस में प्रवेश कर गए, वहाँ के लोगों को मारपीट भी की। यहाँ जो एक कर्मी है वो जख्मी है और उनका इलाज भी कराया जा रहा है। और वहाँ से पहुँचने के बाद इन्होंने वहाँ के तमाम लोगों को ओवर पावर किया और जो भी रुपए वहाँ रखे गए थे कलेक्शन के, वो सारे लूट लिए और लूटने के बाद यहाँ से चलते बने। यहाँ के मैनेजर की शिकायत पर पुलिसकर्मी आए थे, उन लोगों ने छानबीन की और सामान की भी लूट की बात यहाँ कही जा रही है। सामान भी लूट लिए गए हैं, जो कीमती मोबाइल या फिर कोरियर के जो कीमती सामान थे उनकी भी लूट हुई है। जो पुलिसकर्मी यहाँ पहुंचे थे। यहाँ चलिए सुधीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।
और खबर दोपहर के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।